Question number 8.1. Temperature of water in a beaker is 50 degree centigrade. What is its value in Fahrenheit scale? 8.1 के मुताबिक हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया गया है जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर क्या होगा। जो फार्मूला हम जानते हैं वो है F इज़ इक्वल्स टू 1.8 C प्लस 32। यहाँ पर हमने सिंपली C की वैल्यू को पुट कर देना है जो कि है 50 प्लस 32। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आ जाएगा 90, और इन दोनों को ऐड करने से 122 फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास इसका आंसर है। Question 8.2. Normal human body temperature is 98.6 Fahrenheit. Convert it into Celsius scale and Kelvin scale. Question 8.2 के मुताबिक हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है जो कि है 98.6 फ़ारेनहाइट, और हमसे पूछा गया है कि सेंटीग्रेड में ये वैल्यू क्या होगी और केल्विन में ये वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है हमारे पास सेंटीग्रेड के लिए, C इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो यहाँ पर हम F की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। इनको माइनस करने से हमारे पास आता है 66.6 डिवाइड बाय 1.8, और यहाँ पर सेंटीग्रेड में आ रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। तो हमने सिंपली सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर देना है। तो ये है 37 और इसमें 273 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 310 Kelvin. So this is the final answer. Question 8.3. Calculate the increase in the length of an aluminium bar 2 meter long when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 times to the power minus 5 Kelvin. The initial length is L naught, that is 2 meters, while temperature T1 is 0 degree centigrade. So 0 plus 273 will be 273 Kelvin, और जो टेम्परेचर T2 हमें गिवन है वो है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 प्लस 273 293 Kelvin। इसी तरह से अगर हम चेंज इन टेम्परेचर निकालें तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। सो 293 माइनस 273 Kelvin। सो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 20 Kelvin। इसके अलावा हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है जो कि है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 Kelvin इनवर्स, और आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ। सो हमने यहाँ पर चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला है हमारे पास डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T। अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं 2.5 10 टू द पावर माइनस 5। L नॉट हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 20 है। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5, या इसको हम 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। Question 8.4. A balloon contains 1.2 meter cube air at 15 degree centigrade. Find its volume at 40 degree centigrade. The thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 times to the power minus 3 Kelvin inverse. Question 8.4 के मुताबिक हमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो गिवन है जो कि है V नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर क्यूब, जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर है इनिशियल वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन्स में, तो ये हमारे पास आ जाता है 288 केल्विन्स।
जो अदर टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 40 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ रहा है 313 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं T2 माइनस T1 करके, तो ये है 313 माइनस 288, सो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आ रहा है 25 केल्विन, 25 केल्विन। जबकि द वैल्यू फॉर द बीटा, जिसे आप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, वो है 3.67 10 टू द पावर -3 केल्विन इनवर्स। फाइंड करना है हमने यहाँ पर द चेंज इन वॉल्यूम, जो आपके पास वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपेंशन जो वॉल्यूम आएगा वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। V नॉट हमारे पास 1.2, बीटा है 3.67 10 टू द पावर -3, और डेल्टा T हमारे पास है 25। सो 1.2 एंड 1 प्लस ये है 91.75 10 टू द पावर -3, 1.2 इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें 10 पावर 3 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.091, और इसको ऐड करने से हमें मिल जाता है 1.2 1 प्लस 1.091, और मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट 1.3 मीटर क्यूब, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। Question 8.5. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree centigrade to 65 degree centigrade? According to statement of 8.5, mass हमारे पास है 0.5 किलोग्राम्स, जबकि टेम्परेचर जो है T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो 10 प्लस 273, सो फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास 283 केल्विन आ जाएगा, जबकि सेकंड टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो 65 प्लस 273, सो ये हमारे पास आ जाएगा 338 केल्विन। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लें T2 माइनस T1, सो 338 माइनस 283, सो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है 55 केल्विन, जबकि स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर वो एक कांस्टेंट नंबर है 4200 जूल्स kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। फाइंड आपने करना है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। सो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, मास की वैल्यू 0.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर 4200, और टेम्परेचर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर 55। सो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1,15,500 joules. Question 8.6. An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? जो पावर है वो है 1000 joules पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पावर का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, उन्होंने यूनिट यूज़ किया है जाउल्स पर सेकंड, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जाउल्स पर सेकंड जो है वो पावर का यूनिट है। सो पावर इज़ 1000 जाउल्स पर सेकंड, और सेकंड इनवर्स। मास हमें गिवन है वो है 200 ग्राम, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.2 किलोग्राम्स। इसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर T1 है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो 20 प्लस 273 कर देते हैं, जिससे आ जाता है 293 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर हमारे पास है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 90 प्लस 273 ये हमारे पास आ रहा है 363 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 363 केल्विन माइनस 293। सो इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है डेल्टा T, वो हमारे पास आ रहा है 70 केल्विन। इस सवाल में हमसे टाइम पूछा गया है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगेन एक कांस्टेंट नंबर है, जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो टाइम के बारे में हमसे पूछा गया। वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ पावर जो कि हमारे पास बराबर है वर्क ओवर टाइम के। वर्क यहाँ पर हम एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसा कि हम यहाँ हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैं इसको हीट एनर्जी से रिप्लेस कर रहा हूँ, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबल हीट एनर्जी के लिए जो है वो हम Q यूज़ करते हैं। सो डेल्टा Q यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सो हमारे पास पावर का फार्मूला बन गया डेल्टा Q ओवर T। जैसे कि हमें मालूम है कि हमसे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो T इसको अरेंज कर लेते हैं, T विल बिकम इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय P। डेल्टा Q हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से मालूम है कि डेल्टा Q बराबर है mc डेल्टा T डिवाइडेड बाय P। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। मास की वैल्यू है हमारे पास 0.2, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर वो है 4200, डेल्टा T मेरे पास है 70, जबकि पावर जो है वो मेरे पास है 1000। तो इन सब को सॉल्व करने से जो हमें आंसर मिल रहा है वो आंसर है 58.8 सेकेंड। 58.8 सेकेंड जो है वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। Question 8.7. How much ice will melt by 50,000 joules of heat while the latent heat of fusion for the ice is 336,000 joules per Kelvin? क्वेश्चन 8.7 के मुताबिक हमें हीट एनर्जी दी गई है जो कि है 50,000 joules, जबकि मेल्टिंग ऑफ आइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हमारे पास है 336,000 joules पर kg। अमाउंट के बारे में पूछा गया है, यानी कि मास के बारे में यहाँ पर सवाल किया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जो कि है डेल्टा Q ओवर M। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सो डेल्टा Q ओवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि है 50,000, 336,000 कैंसिल आउट कर देते हैं 3 zeros आपस में। सो हमारे पास जो रिमेनिंग आ रहा है वो है 0.149 kg। इसको राउंड ऑफ करके आप इसको 0.150 kg भी लिख सकते हैं। बुक में इसका आंसर ग्राम्स में है, तो आप इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 150 ग्राम। Question 8.8. Find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degree centigrade into water at 10 degree क्वेश्चन centigrade. 8.8 की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास 100 ग्राम ऑफ आइस गिवन है, जो कि जिसका टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हमने कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ये माइनस 10 से प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी to rise the temperature of the ice from minus 10 degree centigrade to plus 10 degree centigrade. So to find this Q, हम इस प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में सपोज कर लें कि ये हमारे पास आइस है जिसका टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वजह से ये आइस का टेम्परेचर माइनस 10 से राइज कर जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
जब हम फर्दर इसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अब आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, बल्कि आइस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और ये वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेप में जब ये कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, आफ्टर दैट Q3 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब इसके टेम्परेचर को राइज करेगी और अब ये ज़ीरो से राइज करके +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा। सो इस तरह से हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया और हमें हर एक की एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा, Q1 को, Q2 को और Q3 को, और आखिर में हम इन तमाम की तमाम एनर्जीज को सम करके टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला है Q1 इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहाँ पर हम आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पुट करेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T की जगह पे हमारे पास T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास है 0.1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2100, T2 जो है वो 0 है और T1 जो है वो है -10। सो 0.1 2100 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2100 जूल। दिस इज द Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। Q2 के अंदर फेज शिफ्टिंग हो रही है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर मास जो है वो 0.1 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 3,36,000 जूल्स kg इनवर्स है। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 33,600 जूल्स, ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी। Q3 अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करने के लिए अगेन MC डेल्टा T, यहाँ पर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमारे पास ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है, जबकि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास T3 माइनस T2 हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 0.1 4200, T3 हमारे पास है 10 और T2 है 0। सो 0.1 4200 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 4200 जूल्स। सो Q टोटल निकालने के लिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप कर देते हैं। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आई थी 2100 जूल्स, दूसरी हमारे पास आई 33,600 जूल्स और जो तीसरी है वो है 4200 जूल्स। सो ऐड करने से 39,900 जूल्स इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसकी वजह से -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद आइस का टेम्परेचर पहुंच जाएगा +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। Question 8.9. How much heat is required to change 100 gram of water at 10 degree centigrade into steam? क्वेश्चन 8.9 के मुताबिक मास हमें गिवन है जो कि है 100 ग्राम। इसको दोबारा से डिवाइड कर देते हैं 1000 पे ताकि हम इसे किलोग्राम बना सकें। ये है 0. ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, जबकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 10 to the power 6 जूल्स kg इनवर्स है। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। सो हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, जो कि है डेल्टा Q/m। चूँकि हमें डेल्टा Q फाइंड आउट करना है तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा mHV। अब सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी है। डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा, मास है 0.1 और ये है 2.26 10 to the power 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.26 10 to the power, ये 6 की बजाय यहाँ पर 5 हो जाएगा जूल्स। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। Question 8.10. Find the temperature of water
after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade. According to the statement of 8.10, 5 ग्राम ऑफ स्टीम फ्लो कर रही है एक पाइप में से और उसके ऊपर 500 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो गुजर रहा है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी इस स्टीम ऑफ पाइप के ऊपर पड़ेगा तो जो टेम्परेचर है स्टीम का वो डिक्रीज़ करेगा और वो 100 से कोई टेम्परेचर बन जाएगा जो हमें अननोन है। सो सवाल ये किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर आएगा वो क्या होगा। तो याद रखें कि जितना डिक्रीज़ आएगा स्टीम के टेम्परेचर में उतना ही राइज आएगा वाटर के टेम्परेचर में जब वो इस स्टीम वाले पाइप के ऊपर से गुजरेगा। सो इस क्वेश्चन को भी 8.8 की तरह हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें हमारे पास Q1 और Q2 वो आपके पास लॉस ऑफ हीट हो जाएगा और जो Q3 है वो आपके पास गेन ऑफ हीट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम इज इक्वल्स टू द गेन ऑफ हीट बाय वाटर। Q1 plus Q2 is equals to Q3। Q1 आपके पास वो हीट है कि जब एक्सट्रैक्ट होगी स्टीम में से निकल जाएगी तो स्टीम अपने फेस को चेंज करेगी, क्योंकि स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये अपना फेस शिफ्ट करेगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सो यहाँ पर इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन इसके अंदर जो है वो फेस शिफ्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला यूज़ करके हम Q1 फाइंड आउट करेंगे और फिर जो स्टीम अपना टेम्परेचर लूज़ कर रही है वो कितना टेम्परेचर लूज़ कर रही है, कितनी हीट लूज़ कर रही है वो हम Q2 से फाइंड आउट करेंगे। और जो बाहर फ्लो करता हुआ पानी है उसने कितना राइज़ किया, उसके टेम्परेचर में कितना राइज़ हुआ, उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की वो हम Q3 से फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम Q1 निकाल लेते हैं। Q1 will be equal to mass and HV latent heat of vaporization। यहाँ पर हम mass of steam को पुट करेंगे क्योंकि steam अपना फेस चेंज कर रही है। सो वैल्यू ऑफ mass is 0.005 और जो heat of vaporization है वो है हमारे पास 2.26 10 to the power 6। सो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आती है 11,300 जूल्स। ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। उसके बाद Q2 वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद स्टीम का टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ करेगा और वो T तक पहुंच जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए MC, क्योंकि अब ये वाटर बन चुकी है स्टीम तो हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर पुट करेंगे एंड डेल्टा T। मैस वही स्टीम का ही पुट करेंगे क्योंकि वही स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। सो 0.005 हीट कैपेसिटी फॉर द वाटर इज़ 4200 और जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द स्टीम माइनस द अननोन टेम्परेचर, उसको हम T लिख रहे हैं। सो 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 4200, सो इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T। सो इनको मल्टीप्लाई करने से ये 21 बन जाता है। 100 माइनस T, इट विल बी 2100 माइनस T। ये आपके पास एक रिलेशन क्रिएट हो गई है। अब हम Q3 फाइंड आउट करेंगे कि जो हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है। So mass of water, heat capacity of water and delta T। Mass of water, heat capacity of water, delta T। पहले हमारे पास टेम्परेचर था 10 और फिर जब राइज करेगा तो वो T हो जाएगा, मीन्स कि दिस टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, सो T माइनस TW। So mass of water is 0.5, capacity is 4200, this is unknown temperature and TW is 10। so इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 2100 T माइनस 10।
सो 2100T माइनस 21,000, ये आपके पास एक रिलेशन है फॉर Q3। अब इन तमाम रिलेशंस को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सो Q1 जो था वो हमारे पास था 11,300 और जो हमारे पास Q2 था उसकी वैल्यू थी 2100 माइनस 21T इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास 2100T माइनस 21,000। सो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस है, उधर जाके इसको हम प्लस कर देते हैं। माइनस है, इधर ले आते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। 2100 प्लस 21 विल बी 2121 और इन सबको ऐड करते हैं। सो हमें आंसर आ रहा है 34,400। 34,400 को हम डिवाइड कर देते हैं 2121 पे। इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो है 16.2 सेंटीग्रेड। सो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है या जो टेम्परेचर में राइज आएगा वो आएगा 16.2। वाटर के टेम्परेचर में राइज आएगा और सेम टेम्परेचर स्टीम जो है वो लूज़ करेगी, दैट इज़ 16.2।